आज हम समझने वाले हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर, जो हम लगातार इसके वीडियोज आपको मिल रहे हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पुष्प के बारे में पढ़ा, पुष्प की सारी जानकारियाँ, साथ ही साथ हमने समझा कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, वो भी जननांगों के आधार पे। तो हमने जाना था एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। आज हमें समझना है आपका चैप्टर अब लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि यहीं से समझिए चैप्टर की शुरुआत है। हम समझने वाले हैं लैंगिक जनन में, है ना, पुष्पी पादपों में, जो पुष्पी पादप मतलब वे पौधे जिनमें क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, उनमें होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसके अगले चैप्टर में भी, क्योंकि अलग अलग बुक में किसी बुक में इस निषेचन पश्च घटना को बाद में कर दिया है, निषेचन पूर्व घटना को पहले कर दिया है। कहने का मतलब इसे दो पार्ट में बना के दे दिया है। तो उसी तरीके से हम इसे कई पार्ट में समझेंगे। तो हम इससे पहले समझेंगे कि एक पुष्पीय पादप में कितने परिवर्तन होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो हमें स्पेशली समझना है। तो याद रखिए कि लैंगिक जनन में किसी वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, लैंगिक जनन की जितनी भी घटना होती है वो केवल दो भाग में ही होती है। आप कहेंगे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो या तो पुमंग में समाप्त होंगी या फिर जायांग में समाप्त होंगी। ये हम बार बार इसके बारे में बात की गई है। पुमंग किसे कहते हैं, जायांग किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, जबकि जायांग पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। यानी कि लैंगिक जनन की बात अगर की जाए तो पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना या तो पुमंग में होगी या फिर जायांग में होगी। लेकिन इसमें कौन कौन सी घटनाएं इन्वॉल्व है, कौन कौन सी घटनाएं भाग लेती हैं, उसे हमें विस्तार से समझना है। साथ ही साथ उनके बारे में हमें समझना है। तो शुरू करते हैं पहली घटना। तो भाई पुमंग और जायांग ये दोनों सबसे पहले क्या है, पुमंग के अंतर्गत आप जानते हैं परागकोश आता है, पुतंतु आता है, जबकि जायांग के अंतर्गत आप जानते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आता है। सारा प्रोसेस होता किसके लिए है, तो सारा प्रोसेस किसके लिए होता है बेटा, वो होता है निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सारा का सारा मैटर किसके लिए होता है, निषेचन के लिए। तो इसी के आधार पे हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ लिखेंगे घटना या फिर घटनाएं, यानी कि किसी पुष्पी पादप में कितनी घटनाएं हो सकती हैं जनन के लिए। तो इसे आप तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए, एकदम आसानी से समझिएगा। और इसे हम दो चैप्टर में बना के दिया हुआ, इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहली घटना यहाँ बीच में कर लीजिए, घटना को बना दीजिएगा निषेचन। बात समझिए, यानी कि पुष्पीय पादप में जो घटना होती है वो तीन तरीके से होती है। पहली, आप यहाँ दूसरी घटना बनाइए निषेचन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पहला लिखना चाहिए था, फिर निषेचन लिखना चाहिए था, फिर तीसरा लिखना चाहिए था। लेकिन हमें समझना क्या है, पहले मेन पॉइंट समझ जाइए कि सारा मैटर किसके लिए है, निषेचन के लिए। सारा मैटर किसके लिए है, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, ये हम जानते ही हैं। दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो यही दो युग्मकों को मिलाने के लिए ही ये घटनाएं होती हैं। निषेचन होगा तभी आगे चल के नई संतति का निर्माण होगा। तो संतति के निर्माण के लिए ही ये सारा खेल है। बात समझ में आ रही है। तो निषेचन से पहले जो घटना होगी, पहले को क्या कहा जाता है, पहले को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। तो निषेचन से पहले की घटना क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, समझ लीजिए। तो कितने भाग में बांट सकते हैं इसे, तीन।
तो मेन पॉइंट आप अपना टारगेट, अपना गोल बनाइए किसे, निषेचन, क्योंकि सारा मैटर निषेचन के लिए है। तो निषेचन से पहले जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्व घटना। और जो घटना निषेचन के बाद होगी, बाद को, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, बाद को क्या कहते हैं बेटा, पश्च कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। यहां तक क्लियर है। तो ये है आपका पॉइंट। पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं में से पढ़ना है। आपको क्या किया है, कुछ बुक में क्या कर दिया है, इसे एक चैप्टर बनाया है, इसे दूसरा चैप्टर बना दिया है, समझ रहे। तो कुछ बुक में निषेचन पूर्व घटना का एक चैप्टर और कुछ में निषेचन पश्च घटना का एक चैप्टर करके दिया है। हालांकि जब आप इसे पढ़ोगे भी तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि निषेचन पूर्व घटना पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम निषेचन पश्च घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि निषेचन पश्च घटना में, निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सी घटना आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। अगर हम निषेचन को क्या मान ले, शादी मान ले। अगर हम निषेचन को क्या माने, शादी माने। ध्यान से समझिए, शादी वाले खुश ना हो जाइए, है ना। यहाँ शादी से पहले का जो सारा प्रोसेस है ना, शादी से पहले अगर किसी की शादी हो रही तो उससे पहले की घटना क्या होगी, है ना। तो उससे पहले वाली घटना क्या, शादी पूर्व घटना। और शादी के बाद की जो घटनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, शादी के पश्च वाली घटना। शादी में ना डूब जाओ, पॉइंट यहाँ समझिए, है ना, सपना ना देखने लगो, ठीक है। पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी पढ़ी है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की जो घटना वो क्या है, निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन के बाद की जो घटना है वो क्या है, निषेचन पश्च घटना। मैं आपको ये शादी का टारगेट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि भविष्य में यही होने वाला है फिलहाल, है ना, क्योंकि इससे आपको समझ में आने वाला है। शादी से पहले क्या होगा, तो सबसे भाई शादी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, दूल्हा और दुल्हन। बाकी तो जितने गए हैं वो बर्बादी देखने गए हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, युग्मक जनन, युग्मक जनन। पॉइंट समझते रहिए, मजाक में न रहिएगा। यहां समझिए, निषेचन पूर्व घटना में, निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले क्या होगा, युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन का मतलब क्या भाई, हमें करवाना क्या है, हमें निषेचन न करवाना है। तो निषेचन करवाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, युग्मक की जरूरत पड़ेगी। और आप जानते हो, दो विपरीत युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा। तो युग्मक पहले रहने तो चाहिए। तो युग्मक जनन, पहली घटना क्या होगी, युग्मक जनन। और दूसरी घटना क्या होगी, युग्मक स्थानांतरण। दूसरी घटना क्या होगी बेटा, तो दूसरी होगी युग्मक स्थानांतरण। समझिए बात को, अब इससे समझा देता हूं। तो शादी से पहले क्या होगा भाई, शादी अगर करवानी है तो सबसे पहले दूल्हा तो हो, या तो दूल्हा होगा या तो दुल्हन, दोनों में से कोई एक पैदा तो होगा, तभी ना, पैदा नहीं तो बारात तो पहुंचेगी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो दूल्हा का उत्पन्न होना, पैदा होना क्या कहलाता है, युग्मक युग्मक जनन। जनन माने क्या होता है, सॉरी, है ना, युग्मक जनन। जनन माने क्या होता है, जनन माने भाई होता है उत्पन्न होना या फिर पैदा होना। तो युग्मक जो मिलेंगे उनका उत्पन्न होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। अब आपको एक पॉइंट और समझा देता हूं। तो युग्मक दो प्रकार के होंगे तभी ना मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए फटाफट अंदाज में। देखो, अब आपसे पूछेगा युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि नर, पुष्प के नर भाग में नर युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। या फिर पुष्प के नर भाग में नर और मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अगर मनुष्यों की बात कर ली जाए तो आप जानते हो नर में किस युग्मक का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का। और मादा में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। अब इसे आप दूसरी भाषा में भी कह सकते हो, शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन। और अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है। तो पुष्प में ऐसा नहीं होता,
पुष्प में किसका निर्माण होता है? तो नर वाले भाग में किसका निर्माण होता है? परागकण का। और मादा वाले भाग में किसका निर्माण होता है? अंड का। अब एक चीज बेटा यहां ध्यान में रखना, यह पॉइंट काफी क्रिटिकल बनता है। परागकण, कई लोग इसे मान लेते हैं कि परागकण नर युग्मक होता है, लेकिन नहीं, परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नर, यहां लिख देता हूं, नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद इसका मतलब क्या होगा कि ये नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला, ये नर युग्मक नहीं होता। परागकण कभी भी अगर ऑप्शन में आ गया कि नर युग्मक है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? वो नर युग्मकोद्भिद है। जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो वो जाके नर युग्मक को क्या करता है? उत्पन्न करता है। नर युग्मक, युग्मक माने समझ गए, उद्भिद पैदा करने वाला, नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला वो होता है परागकण। तो नर युग्मक का काम परागण नहीं करता है, वो क्या करता है? केवल नर युग्मक को पैदा करने में सहायता करता है। समझ गए बात को कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ गया? तो पहला प्रोसेस हमारा क्या है? युग्मक जनन। युग्मक का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अब आप जानते हो बेटा दूसरा पॉइंट क्या है? युग्मक स्थानांतरण। ध्यान में रखिएगा, ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? निषेचन पूर्व घटना से, मतलब निषेचन से पहले की जो घटनाएं हैं उसमें पहला प्रोसेस क्या होता है? युग्मक जनन। सबसे पहले युग्मक उत्पन्न होगा। तो दो विपरीत युग्मक अगर संलयित होंगे तो उससे पहले युग्मक तो बनेगा ना भाई, तभी ना दोनों आपस में मिलेंगे। समझ गए? तो भाई दूल्हा पैदा हो गया, दुल्हन भी, मैटर खत्म। आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो बारात लेके दूल्हा जाता है कि दुल्हन? अब तो नई जनरेशन है भाई, मैरिज हॉल में शादी हो रही, दोनों बारातिये लिख जाते हैं। वो तो बात की बातें हैं, है ना? लेकिन जो रूल है वो क्या है? हमेशा बारात लेके कौन जाता था? दूल्हा। तो यहां देखिए क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, ये कहना चाहता है कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? चल होते हैं। और जो मादा युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? अचल होते हैं। मतलब नर युग्मक क्या करता है? अपना स्थान बदल सकता है, लेकिन मादा युग्मक अपना स्थान नहीं बदलता। समझ रहे हैं ना? तो युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, युग्मक का एक स्थान से या अपने स्थान को बदलना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। जबकि हम ये जानते हैं नर युग्मक क्या होता है? चल होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? वो अचल। मतलब मादा युग्मक अपना स्थान नहीं बदल सकता। इसका मतलब अपना स्थान कौन परिवर्तित करेगा? नर युग्मक। क्लियर है? तो आप जानते हैं नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में। तो आप, और वो उड़ के जाता कहाँ है या वो जाता कहाँ है? तो वो कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। तो आप परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं कि नर युग्मक का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना ही, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। दो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कि निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सी घटनाएं इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्या है? युग्मक जनन। उसके जस्ट बाद क्या है? उसके जस्ट बाद है युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद क्या होगा? अब ये दोनों घटनाएं, मतलब युग्मक बन गया, युग्मक अपना स्थान बदल दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? निषेचन। युग्मक भाई बन गया, उत्पन्न हो गया, और युग्मक अपना स्थान बदल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब वो पहुंच जाएगा कहाँ? अंडाशय में। और जहां उसका क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। यानी कि दो विपरीत युग्मक आपस में मिल गए तो वो कौन सी प्रक्रिया हो गई? निषेचन हो गया। क्लियर है? अब समझिए निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होती है? ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। निषेचन पश्च, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? निषेचन पश्च परिघटना या घटना कहलाती हैं, जिसमें भी दो तरीके की घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या होती है? तो पहली घटना होती है बेटा युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज क्या होता है?
तो आप कहेंगे निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका, यानी कि जब निषेचन हो जाता है, दो विपरीत युग्मक आपस में मिल जाते हैं, जिस कोशिका का वो निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ऐसे समझिए, युग्म माने जोड़ा, है ना। युग्मन जोड़े के मिलने से क्या कर रहा है? जो जा का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। ये हम बार बार समझते हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, है ना। जो जिसके लास्ट में जा आता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? जन्म ले रहा है ना। वो क्या कर रहा है? जन्म ले रहा है। तो दो विपरीत युग्म के मिलने से जो जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। पहली घटना कौन सी होगी निषेचन पश्च की? युग्मनज। दूसरी घटना क्या होगी? इसकी दूसरी घटना होती है भ्रूणोद्भव। क्या होती है? भ्रूणोद्भव। अब आगे समझिए भाई, यहां युग्मक बना, युग्मक का निर्माण, युग्मक जनन, युग्मक अपना स्थान बदला, युग्मक स्थानांतरण, इसके बाद निषेचन हुआ, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज ही आगे चल के, युग्मनज ही आगे विकसित होकर क्या बन जाता है? भ्रूण बनता है। भ्रूणोद्भव। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? भ्रूण धन उद्भव, मतलब भ्रूण का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है, जो कि युग्मनज ही आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण आगे चल के क्या बन जाता है? संतति या नया जीव बन जाता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। इस तरीके से यही सारी चीज़ें हमें विस्तार से पढ़ना है। हमें विस्तार से युग्मक जनन पढ़ना है, हमें विस्तार से युग्मक स्थानांतरण पढ़ना है, उसकी विधियां पढ़नी है, साथ ही साथ हमें युग्मनज के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ हमें भ्रूणोद्भव के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अब हमें क्या पढ़ना है? तो अब हमें विस्तार से पढ़ना है पहली घटना निषेचन पूर्व घटना के बारे में, जिसमें हमें क्या समझना है? तो हमें विस्तार से समझना है किसके बारे में? युग्मक जनन के बारे में और युग्मक स्थानांतरण के बारे में। युग्मक जनन में हमें क्या समझना है? परागकण के बारे में समझना है, परागकोश के बारे में पढ़ना है, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है। अगर मादा जननांग की बात की जाए, मादा की बात की जाए, तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? अंडाशय के बारे में पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है और गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका हो जाएगा लगभग ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके कहीं हम पहुंचेंगे निषेचन पश्च परिघटना में, तब जाके आपका ये चैप्टर क्या होगा? क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे इन सारी चीज़ों को विस्तार से। बेस्ट ऑफ लक।